नमस्ते दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं कहानी बेबस विधवा। तो सुनिए। गांव की वह दोपहर अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी, जैसे हवा भी किसी अनकहे दर्द का बोझ उठाए धीरे धीरे चल रही हो। कच्ची पगडंडियों पर धूल जमी थी और दूर खेतों में खड़े नीम के पेड़ की छाया में कुछ बूढ़े किसान बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन उस पूरे गांव में अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा दयनीय थी तो वह थी सावित्री, एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। लेकिन संघर्षों ने उसके चेहरे पर 70 साल की थकान उकेर दी थी। सावित्री की पति रामदास की मृत्यु को 5 वर्ष बीत चुके थे। वे खेत में काम करते हुए अचानक गिरे और फिर कभी उठ न सके। पीछे छोड़ गए 2 बीघा बंजर जमीन, मिट्टी का छोटा सा घर और कर्ज का एक लंबा हिसाब। शुरुआत में गांव वालों ने सहानुभूति दिखाई, कुछ दिन राशन दिया, कुछ ने संतावना दी, पर समय के साथ सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और सावित्री अकेली रह गई अपने संघर्ष के साथ। सरकार की विधवा पेंशन योजना के बारे में उसे आंगनवाड़ी की एक बहू ने बताया था, जिसने कहा था कि अगर कागज पूरे हो तो हर महीने कुछ पैसा मिल जाएगा, कम से कम दवा और राशन का खर्च तो निकलेगा। यही उम्मीद सावित्री को बार बार पंचायत कार्यालय तक खींच लाती थी, जहां बैठा था गांव का तकड़ा और प्रभावशाली तंत्र। तलाई पर बैठा तंत्र का प्रतिनिधि तलाटी महोदय, जिसका नाम था महेश प्रसाद। महेश प्रसाद गांव में सरकारी शक्ति का चेहरा माने जाते थे। उनके हस्ताक्षर के बिना न तो जमीन का रिकॉर्ड आगे बढ़ता था, न आय प्रमाण पत्र बनता था, न पेंशन की फाइल आगे जाती थी। वे हमेशा कुर्सी पर टेक लगाकर बैठते थे। सामने लकड़ी की मेज पर मोटी रजिस्टर किताबें रखी रहती थी और आंखों पर चश्मा चढ़ाकर वे लोगों को ऊपर से नीचे तक देखते जैसे कोई सौदा तोल रहे हो। सावित्री जब पहली बार उनके पास गई थी तो उसने सिर पर पुरानी साड़ी का पल्लू कस कर रखा था और हाथ जोड़कर बोली थी, बाबूजी पेंशन के लिए फार्म भरना है। तो महेश ने बिना सिर उठाए कहा था, कागज पूरे हैं ना? पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन का रिकॉर्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार, बैंक खाता। सावित्री ने कांपते हाथों से कागज आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने उन्हें एक नजर देखकर कहा, आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ है, पहले उसे सही कराओ, और फाइल को किनारे रख दिया। उस दिन सावित्री खाली हाथ लौटी, लेकिन उम्मीद टूटी नहीं। अगले हफ्ते वह फिर आई, फिर नया बहाना मिला, साइन गलत है, फोटो धुंधली है, ऑनलाइन एंट्री बाकी है, और हर बार उसकी आंखों में उम्मीद थोड़ी और मुरझा जाती। गांव में चर्चा होने लगी कि बिना चाय पानी दिए काम नहीं होता, पर सावित्री के पास चाय के लिए भी पैसे नहीं थे। पानी तो वह खुद कुएं से भरती थी। एक दिन जब वह तीसरी या चौथी बार गई, तब महेश प्रसाद ने कुर्सी से थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहा, देखो अम्मा, काम तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा खर्च आता है, समझी ना? सावित्री ने मासूमियत से पूछा, कितना बाबूजी? उन्होंने अंगुलियों से इशारा किया, 2000 लगेंगे, तब फाइल आगे जाएगी। 2000 रुपये सावित्री के लिए पहाड़ थे। उसके घर में कुल जमा राशि 200 भी न हो। वह बाहर निकली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने तय किया कि हार नहीं मानेगी। उसने अपनी चांदी की पुरानी पायल, जो उसके विवाह के समय मिली थी और जिसे वह आखिरी निशानी की तरह संभाले थी, उसे भी बेचने का मन बना लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या सच में सरकार की योजना के लिए रिश्वत देना जरूरी है? उसके अंदर कहीं एक धीमी सी आग जल रही थी जो उसे कह रही थी, अन्याय के सामने झुकना गलत है। उसी शाम गांव के एक स्वयंसेवी संस्था की बैठक हुई, जहां एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता अरुण आया था, जिसने लोगों को बताया अधिकारों के बारे में और कहा कि सरकारी योजनाएं आपके अधिकार हैं, किसी को भी इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं। सावित्री चुपचाप कोने में बैठी सुन रही थी। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, क्या वह अकेली है
या उसके जैसे और भी लोग हैं जो दबे हुए हैं। अगले दिन वह फिर पंचायत कार्यालय पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर थकान के साथ एक दृढ़ता भी थी। महेश प्रसाद ने उसे देखते ही व्यंग किया, फिर आ गई अम्मा, पैसे लाई? सावित्री ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, बाबूजी, यह सरकार की योजना है, मेरा हक है, मैं पैसे नहीं दूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बैठे लोग कान लगाकर सुनने लगे। महेश के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। बहुत समझदार बन रही हो, फाइल पड़ी रहेगी, समझी? लेकिन सावित्री ने पहली बार सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, फाइल रुकेगी तो मैं ऊपर जाऊंगी, ब्लॉक जाऊंगी, जिला जाऊंगी। यह सुनकर वहां बैठे कुछ लोग चौंक गए। गांव की एक साधारण विधवा का इतना साहस किसी ने नहीं देखा था। महेश ने हंसते हुए कहा, जाओ जहां जाना है। पर उसके चेहरे पर हंसी के साथ एक हल्की बेचैनी भी थी। उस दिन सावित्री सीधे ब्लॉक कार्यालय नहीं जा सकी क्योंकि किराया नहीं था, लेकिन उसने अरुण से मिलने का निश्चय किया। अरुण ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहा कि अगर आप तैयार हो तो हम शिकायत दर्ज करेंगे। सावित्री के सामने डर था, बदले की कार्रवाई का, अपमान का, गांव की फुसफुसाहटों का, लेकिन उसके भीतर की आग अब बुझने वाली नहीं थी। उसने कहा, मैं सच बोलूँगी। अगले सप्ताह एक लिखित शिकायत तैयार हुई जिसमें पूरे घटनाक्रम का विवरण था। पंचायत कार्यालय में जब जिला स्तर की जांच टीम अचानक पहुंची तो माहौल बदल गया। रजिस्टर खोले गए, कंप्यूटर चेक हुए और महेश प्रसाद से सवाल पूछे गए। गांव वाले दूर खड़े तमाशा नहीं बल्कि न्याय की एक झलक देख रहे थे। सावित्री उसी भीड़ में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे पर आंखों में अब डर से ज़्यादा विश्वास था। यह घटना गांव के इतिहास में एक मोड़ बनने वाली थी, क्योंकि पहली बार किसी ने सिस्टम को खुली चुनौती दी थी, और वह भी एक ऐसी महिला जिसने जीवन भर चुप रहना सीखा था। जांच आगे बढ़ी और महेश प्रसाद के खिलाफ प्राथमिक कार्रवाई शुरू हुई। उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे, देखो अम्मा ने कमाल कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। सामाजिक दबाव, कानूनी प्रक्रिया और उस मानसिक संघर्ष की जो एक आम इंसान को न्याय की राह पर चलते हुए झेलना पड़ता है। सावित्री के लिए सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं रही थी, यह उसकी इज्जत, उसके अधिकार और उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। जांच की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी और पंचायत भवन, जो पहले लोगों के लिए एक डर और दबाव की जगह माना जाता था, अब चर्चा और उम्मीद का केंद्र बन गया था। महेश प्रसाद का अस्थायी निलंबन गांव के लिए किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। जो व्यक्ति वर्षों से अपनी कुर्सी पर बैठकर लोगों की फाइलों को किस्मत की तरह रोकता और चलाता था, वह अचानक जांच के घेरे में था। लेकिन सावित्री के लिए जीत का क्षण नहीं बल्कि एक नई परीक्षा की शुरुआत थी, क्योंकि उसी शाम गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि सरकारी आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं, और कुछ ऐसे भी थे जो महेश प्रसाद के करीबी थे और उन्होंने यह सब अपनी प्रतिष्ठा पर हमला लग रहा था। सावित्री जब अपने छोटे से घर लौटी तो उसके मन में अजीब सा डर था। उसे लगा कहीं कोई बदला न ले ले, कहीं उसकी ज़मीन के कागज़ों में कोई नई अड़चन न डाल दी जाए, कहीं उसे सामाजिक रूप से अलग थलग न कर दिया जाए। लेकिन उसी डर के बीच एक संतोष भी था कि उसने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई है। अगले कुछ दिनों में जांच टीम ने कई ग्रामीणों के बयान लिए और धीरे धीरे ये सामने आने लगा कि सावित्री अकेली नहीं थी। कई लोगों से अलग अलग योजनाओं के नाम पर पैसे मांगे गए थे। किसी से आय प्रमाण पत्र के लिए, किसी से ज़मीन के नामांतरण के लिए, तो किसी से राशन कार्ड के लिए। जब ये बयान लिखित रूप में दर्ज हुए तो मामला और गंभीर हो गया।
महेश प्रसाद ने शुरुआत में सब आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन दस्तावेजों की जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई। कुछ फाइलें बिना वजह महीनों से लंबित थी, कुछ आवेदनों पर तारीख बदली गई थी और कुछ में अनावश्यक आपत्तियां लगाई गई थी। जिला प्रशासन ने मामले को आगे बढ़ाते हुए औपचारिक विभागीय जांच बैठा दी और यह खबर जब सावित्री तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार वे आंसू बेबसी के नहीं बल्कि उस विश्वास के थे सच बोलने का फल मिल सकता है। इसी बीच सामाजिक दबाव भी बढ़ता गया। कुछ लोगों ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि समझौता कर लो, माफ़ी मांग लो, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। अरुण और उसकी संस्था ने उसे कानूनी सलाह दिलवाई और बताया कि अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न हो तो गांव तुरंत शिकायत दर्ज करानी है। गांव की कुछ महिलाएं जो पहले चुप रहती थी अब उसके घर आने लगी और कहने लगी कि तुमने हमारी भी हिम्मत बढ़ा दी। यह बदलाव धीमा लेकिन गहरा था। जहां पहले पंचायत कार्यालय में लोग सिर झुकाकर जाते थे, अब वे सवाल पूछने लगे थे। फाइल क्यों रुकी है, कितने दिन में काम होगा, कानून क्या कहता है। और यह सवाल ही असली बदलाव का संकेत थे। विभागीय जांच पूरी होने में कई महीने लगे, लेकिन आखिरकार रिपोर्ट आई जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि महेश प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और कई मामलों में अनावश्यक आर्थिक मांग की। प्रमाण स्वरूप उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। जब यह फैसला सार्वजनिक हुआ तो गांव में एक अनोखा सन्नाटा था, जैसे सबको यकीन न हो रहा हो कि एक साधारण विधवा की आवाज़ ने वर्षों से जमी व्यवस्था को हिला दिया। सावित्री की पेंशन फाइल जो महीनों से धूल खा रही थी अब प्राथमिकता से निपटाई गई। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हुई और कुछ ही हफ्तों में उसके बैंक खाते में पहली पेंशन की राशि आ गई। वह दिन उसके जीवन का अविस्मरणीय दिन था। बैंक की पासबुक में दर्ज वह छोटी सी रकम उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सम्मान की वापसी थी। उसने घर लौटकर भगवान के छोटे से मंदिर में दिया जलाया और अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, आज मैंने तुम्हारा सिर झुकने नहीं दिया। गांव के लोग उसे अब सिर्फ बेचारी विधवा नहीं कहते थे बल्कि एक मिसाल के रूप में देखने लगे। स्कूल के शिक्षक ने एक दिन सभा में बच्चों को बताया कि अधिकार मांगना भी साहस है और बच्चों ने तालियां बजाई। समय के साथ सावित्री का जीवन पूरी तरह आसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें आत्मविश्वास आ गया। उसने अपनी 2 बीघा ज़मीन को पट्टे पर देकर थोड़ा स्थायी आय का इंतजाम किया। पेंशन से दवा और राशन का खर्च चलने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने चुप रहना छोड़ दिया। जब भी गांव में कोई सरकारी योजना आती वह महिलाओं को इकट्ठा कर समझाती कि कागज पूरे रखो और अगर कोई पैसा मांगे तो मना कर दो। उसके इस बदलाव ने गांव की सोच में एक दरार डाल दी। जहां पहले डर दीवार था अब जागरूकता एक खिड़की बन रही थी। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि उस बदलाव की है जो तब शुरू होता है जब कोई एक इंसान अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देता है। सावित्री ने सिर्फ अपनी पेंशन नहीं पाई बल्कि गांव को यह सिखाया कि व्यवस्था से डरना नहीं, उसे जवाबदेह बनाना जरूरी है। उसके संघर्ष ने यह साबित किया कि अधिकार भीख नहीं हक होते हैं और हक के लिए आवाज़ उठाना अपराध नहीं साहस है। अतः वही गांव जो उसकी मजबूरी का गवाह था अब उसकी हिम्मत का गवाह बना और सावित्री की कहानी एक प्रेरणा बनकर फैलती चली गई, यह संदेश देती हुई कि सच की राह कठिन हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन अगर इरादा अडिग हो तो न्याय की सुबह जरूर होती है। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें।